जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। लेके आई हूँ रानी पद्मिनी की। चलिए कहानी को सुनते हैं। पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके 7 लड़के थे। 6 का विवाह हो चुका था, 7वां अभी कुंवारा था। एक दिन वह महल में बैठा था कि उसे बड़े ज़ोर से प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो सामने से उसकी छोटी भाभी आती हुई दिखाई दी। उसने कहा, भाभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की यह हिम्मत कैसे हुई? भाभी मन ही मन चीख और खींच उठी थी। उन्होंने व्यंग भरे स्वर से कहा, तुम्हारा इतना ऊंचा दिमाग है तो जाओ रानी पद्मिनी को ले करके आओ। खान ने यह सुना तो उसका पारा एकदम से चढ़ गया और बोला, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं लेकर आता हूँ इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। बात छोटी थी लेकिन उसने उग्र रूप धारण कर लिया था। रानी पद्मिनी काले कोसों दूर रहा करती थी। वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। रास्ता बड़ा दूभर सा था। जंगल, पहाड़, नदी, जल, समुद्र, ना जाने क्या क्या रास्ते में पड़ते थे रानी पद्मिनी को लाने के लिए। लेकिन जो राजकुमार था वो तो अब संकल्प ले चुका था कि वो रानी पद्मिनी को लेकर के ही आएगा। वह पत्थर की लकीर के समान था। उसने तत्काल वजीर के लड़के को बुलाया और उसे सारी बात बता करके 2 घोड़े प्यार करवाने को कहा, यानी कि साथ में वो बग्घी पे जो लगाते ना उसको करवाने को कहा। वजीर के लड़के ने उसे बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना अत्यंत मुश्किल है। राजकुमार अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना रानी पद्मिनी के इस महल में अब पैर नहीं रखूँगा। 2 घोड़े तैयार किए गए। रास्ते में खाने पीने के लिए भी सामान की अब व्यवस्था की गई थी और राजकुमार तथा वजीर का जो लड़का था वो रानी पद्मिनी की खोज में अब साथ साथ निकल पड़े थे। उन्होंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि रानी पद्मिनी जो है वो सिंघल द्वीप में रहती हैं, जहाँ पहुँचने के लिए सागर पार करना होता है। फिर रानी पद्मिनी का महल चारों ओर राक्षसों से घिरा हुआ है। उनकी कीले बटी तो तोड़कर महल में प्रवेश करना असंभव सा है। वजीर के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में ना डाले। किंतु राजकुमार ने कहा, तीर एक बार तरकस से जब निकल जाता है, जब तरकस को छोड़ देता है तो वापस नहीं आता है। तो अपने वचनों को पूरा करके ही रहूँगा मैं। वजीर का लड़का चुप रह गया। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर के वहाँ से रवाना हो गए। दोपहर में उन्होंने एक अमराई में डेरा डाला, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद आगे बढ़ गए। चलते चलते दिन ढलने लगा था। गोधूली की बेला आ गई थी। इसी समय उन्हें सामने एक बहुत बड़ा सा बाग दिखाई देता है। राजकुमार ने कहा कि आज की रात इस बाग में बिता करके कल तड़के ही हम यहाँ से निकल जाएंगे और रानी पद्मिनी को लाने के लिए। बाग का फाटक खुला हुआ था और वहाँ कोई भी चौकीदार और राक्षस नहीं था। वजीर के लड़के ने उधर निगाह डाल करके कहा, मुझे तो यहाँ कोई खतरा ही दिखाई देता है। हम लोग यहाँ ना रुक करके आगे और कहीं रुक जाएंगे। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, अरे तुम तो बड़े ही डरपोक हो। यहाँ क्या खतरा हो सकता है? देखते नहीं कितना हरा भरा बाग है। वजीर के लड़के ने कहा, आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ कोई भेद छिपा हुआ है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और अपने घोड़े को फटाक के अंदर बढ़ा दिया, मतलब फटाक से उस दरवाजे के अंदर कर दिया। बेचारा वजीर का लड़का भी उसके पीछे पीछे बाग में घुस गया। ज्यों ही वे अंदर पहुँचे कि बाग का जो फाटक था वो अपने आप ही बंद हो जाता है। उन लोगों के अंदर जाते ही राजकुमार वजीर के लड़के को, काटो तो अब खून नहीं, कि ये क्या हो गया, फाटक अपने आप क्यों बंद हो रहा है। वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा आप देख रहे हो। राजकुमार ने कहा, यह सब छोड़ो, अब सोचो कि हम क्या करें। वजीर का जो लड़का था वो बोला,
अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़े को यहीं पर पेड़ों में कहीं बांध देते हैं और फिर किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़ कर के बैठ जाते हैं। देखो आगे क्या होता है। दोनों ने यही किया। घोड़ों को बांध करके वे एक ऊंचे से पेड़ पर पे जाके चढ़ गए और चुपचाप बैठ करके देखने लगे। चारों ओर अंधकार फैल गया था, सन्नाटा सा छा गया था। राजकुमार को नींद आने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ता हुआ कोई चला आ रहा है। दोनों कांप उठे। हवा का बेग रुकते ही वह आकृति नीचे उतरी। उसकी शक्ल देखते ही दोनों को लगा कि अब क्या होगा, कि वे पेड़ से नीचे गिर पड़ेंगे। पर एक परी थी। उसने नीचे खड़े होकर के अपने इर्द गिर्द देखा। तभी इधर उधर से कई सारी परियां आ जाती हैं। उसके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई थी और वे आंखें फाड़ करके देखने लगे थे। वे आगे क्या करेंगी उनको समझ में नहीं आ रहा था। हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ परियां और आ गईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वे कालीन बिछा दिए। फिर जाने किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो इन दोनों के प्राण मुंह में आ गए थे। वह रोशनी में कोई भी उन्हें देख सकता था। वह जगमगाहट से उन्हें दिया कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगे। जो रोशनी थी वहाँ से उनको अब पेड़ों की हरियाली अब बड़ी ही मोहक लगने लगी थी। जब ये दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्य को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन कर लेकर के उतरती हैं। उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया था। सारी परियां मिल करके एक पंक्ति में अब खड़ी हो जाती हैं और राजकुमार ने अपनी आंखें मली उनको देख करके। वहीं पर वह सपना तो नहीं है कहीं, वो जो देख रहे हैं यानी कि जो हो रहा है दृश्य, वो सपने सा उनको लगने लगा था। अब वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात को क्यों माना। अब क्या हो सकता है। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर को देखा तो एक उड़न खटोला आ गया था। यह क्या, राजकुमार फुसफुसाया। वजीर के लड़के ने से अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठने का संकेत किया। वजीर के लड़के ने राजा के लड़के को। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा। उसमें से तेजी एक परी आती है। यह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिल करके उसका अभिवादन किया और बड़े भाव से सब सिंहासन पर आसीन कर दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर मुखिया ने ताली बजाई, पर परी आगे बढ़कर उनके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ उसको लाओ। जो आज्ञा कह करके परी वहाँ से चली जाती है और उसी की ओर आगे आने वाली जहाँ राजकुमार पेड़ पर वजीर के लड़के के साथ में बैठे हुए थे, यानी कि जहाँ पर उनको नींद आ रही थी, जिस पेड़ पर वो चढ़े हुए थे, वहीं पर दोनों की जान जो है वो सूख जाती है। वे अपने भाग्य में लिखे को कोस रहे थे कि वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर लाए हैं, कि ऐसा संकट में वो फंस गए हैं। उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देख करके परी ने कहा, उतर जाओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह जो है वो देख रही हैं। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुँचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जरा कर दी और कहा, आओ यहाँ पर आप बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी, पर बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुरा करके राजकुमार से पूछा। तब राजकुमार
राजकुमार जो है वो चुपचाप से खड़ा रहता है। राजकुमारी ने कहा राजकुमार से कि देखो, यहाँ पर से कोसों दूर मेरा राज्य है, मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ और बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई भी राजकुमार हो जो यहाँ पर आए, और आज तुम यहाँ पर आ गए हो। इतना कह करके राजकुमारी राजकुमार को एकटक देखने लगती है। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर के गिर जाएगा, इतना ज़्यादा राजकुमार डर गया था, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो रही थी, यानी कि राजकुमारी और ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। दो शब्दों में बोलती है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिर गई हो। उसने कहा, यह नहीं हो सकता है। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर के राजकुमार से कहा, इसलिए कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएंगी मैं अपने महल में नहीं जाऊंगा और वहाँ का अन्य जल नहीं ग्रहण करूँगा। राजकुमारी ने बड़े ही तरल भाव से कहा, ओह, यह बात है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। प्रतिज्ञा बड़ी ही पवित्र होती है, उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक शर्त है। राजकुमार ने कहा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी ने कहा, पद्मिनी को लेकर के तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राजमहल को जाओगे। राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं पहले रानी पद्मिनी को ढूंढूंगा। राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली कि तुम सिंघल द्वीप पहुँचोगे कैसे? राजकुमार, क्यों, वहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, तुम बड़े ही भोले हो। अरे, वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है, सिंघल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर के जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। तब राजकुमार जो है वो काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है कि फिर मैं क्या करूं वहाँ जाने के लिए। तब जो है वो जो राजकुमारी होती है वो कहती है कि तुम उसकी चिंता ना करो, यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब इसे अपनी उंगली में पहनोगे और फिर तुम किसी भी जादू का असर तुम पर नहीं होने वाला है। इतना कह कर के राजकुमारी ने एक अंगूठी निकाली, उसकी ओर बढ़ा दी, राजकुमार की ओर। तब राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान ही इंसान की मदद करता है और मदद करनी भी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। ये कह कर के राजकुमारी ने राजकुमार को जाने का दिया। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने ही वाली थी कि राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले में बैठ करके चल पड़ी। परियों ने सारा सामान अब समेट लिया था और वे भी अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थान कर गई थीं। राजकुमारी से विदा होकर के राजकुमार जो है वो डगमगाते पैरों पर खुशी खुशी वहाँ पर चल देता है। वहाँ वजीर का लड़का बड़ी ही बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौटा देख करके वजीर के लड़के की जान में जान आई। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने उसे आप बीती सुना करके कहा कि देखो भाई, कभी कभी बुराई में भी भलाई निकल ही आती है, यानी कि कभी कभी जब हमारे साथ बुरा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किया और उन पर सवार होकर के वहाँ से चल पड़ते हैं। जैसे ही फाटक टकते हैं वह खुल जाता है, दोनों बाहर हो जाते हैं। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर के बोलता है कि यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए हैं, पर आगे हमें होशियार रहना होगा। वे लोग जादुई बाग से ही कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान से काले काले बादल जो हैं वो खूब गिर जाते हैं और खूब घनघोर वर्षा होने लगती है। अब वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन वजीर के लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह बैठा रहा। अचानक क्या देखता है
कि बगल के कमरे में से काला नाग जो है वो आया। वह उसी का घर का था और अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देख करके गुस्से से आग बबूला हो उठा था। वह बड़े जोर से फुंकार मारते हुए राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर होकर सो रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ही गहरी नींद आई थी। वो एक रात पहले भी नहीं सोए थे, इसलिए वो बहुत ही गहरी नींद में थे। लेकिन वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकाल करके सांप पर वार किया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में जो है वो पटक दिया। बाहर अब भी पानी बरस ही रहा था। वजीर का लड़का उठ करके घर के दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि नज़ारा जो है वो बहुत ही अच्छा था। तो वो सोचने लगा कि बैठे बिठाए राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली है। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन बदल जाए और वह वापस लौट जाए। पर वह राजकुमार को जानता था कि राजकुमार बहुत ही हठी हैं, तो वो सोचने लगता है कि उसे पूरा करके ही रहते हैं जो वो सोचते हैं, और ना जाने क्या क्या विचार उनके दिमाग में चक्कर लगाते रहे। पानी थम गया था तो उसने राजकुमार को जगाया कि राजकुमार उठो। अब राजकुमार उठकर बैठता है और बोला, बड़े जो कि नींद आ गई थी, बहुत ज़्यादा नींद आई थी। अगर तुम जगाते नहीं तो मैं घंटों सोता रह जाता। तभी उसकी निगाह एक और पड़े नाग पर गई। वह चौंक उठा और खड़ा हो गया और विस्मित आवाज़ से बोला कि यह क्या है। वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, यह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई थी। अगर सो गया होता तो आज यह नाग जो है हम दोनों को डस लेता और हमारा जो सफ़र है वो यहीं पर ख़त्म हो गया होता। लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी, इसलिए ये आया तो इसको मैंने मार दिया। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोलता है कि मित्र जिसे भगवान बचाना चाहते हैं ना, उसे कोई मार नहीं सकता है। यह भी याद रखो कि हम लोग एक बड़े काम के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और घर से निकले हैं। जब तक वह पूरा नहीं हो जाएगा हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। वजीर के लड़के ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने सम्मान संभाला और अपने घोड़े लिए और आगे बढ़े। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम साफ हो गया था। वहाँ वे रुके और भोजन किया। थोड़ी देर विश्राम किया, फिर आगे चल दिए। आगे एक घना सा जंगल दिखाई दे रहा था। इतना घना था जंगल कि हाथ को दूसरा हाथ भी नहीं सूझता था, यानी कि वो इतना घनघोर अंधेरा था उसमें जंगली जानवर निडर होकर के घूमते थे। डाकू भी छिपे रहते थे। निकलना हंसी का खेल नहीं था। जब उन्हें यह जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल जो है वो दहल उठा। उसने राजकुमार की तरफ देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर के ही निकले थे। उसने कहा, अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दोनों उस जंगल में घुस जाते हैं। जैसे बताया था उन्होंने वैसा ही जंगल पाया। अंधियारी रात सा अंधेरा फैला हुआ था उस जंगल में। आग आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाज़ें वहाँ पर सुनाई दे रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें 2 चमकती आँखें जो हैं वो दिखाई देती हैं। राजकुमार ने अपने घोड़ों को रोक दिया। खड़े होकर के देखा तो सामने एक बाघ जो है वो खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था, पर मौत सामने आ जाती है तो कायर भी सूर बन जाता है। अब उन लोगों ने देखा न ताओ, घोड़े से कूदा और जानवर से उस पर बड़े जोर से वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया। बाघ वहीं का वहीं ढेर हो जाता है। अब वे दोनों और भी चौकन्ने हो गए थे। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे। वे उतने खूंखार नहीं थे। दोनों को देख करके रास्ते से हटते चले गए। वे लोग पल भर भी नहीं रुके उन दोनों के सामने। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि वह जंगल जो है कितना पार कर चुके हैं और कितना अभी बाकी है। इतना ज़्यादा वहाँ पर घनघोर अंधेरा था। सूरज ने भी वहाँ का रास्ता नहीं पकड़ा था और हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए।
रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सूअर, नीलगाय, भैंस, शेर, चीते इधर उधर सब घूमने लगते हैं। पर वहाँ तो दिन रात का सा था, उजाले का कहीं नामो निशान नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल ने हार मान ली थी। जंगल समाप्त हुआ, मैदान आ गया था अब, और दिन भी ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो चुके थे अब। वजीर के लड़के ने कहा, अब हम यहीं कहीं कोई अच्छी सी जगह देख करके ठहर जाते हैं। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीने से अब तरबतर हो गए हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों की एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में कुआं था, उससे पानी लेकर के स्नान किया और ताज़ा हो गए जिससे, और उन्होंने फिर खाना खाया वहाँ पे रुक करके। वजीर के लड़के ने कहा, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आज की रात मैं सोऊंगा, आप पहरा देना। राजकुमार ने कहा, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाते हैं और वो काफ़ी थके हुए थे। थके होने पर भी वजीर के लड़के की जो है आँख नहीं लग रही थी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करके जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे गहरी नींद ने घेर लिया था और वह सो गया। वजीर के लड़के ने कहा, यह देखो। तो उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि ये राजकुमार ने कहा पहरा लगाने को और अब तो ये सो गया है। पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। इसी के लिए वह उसके साथ आया भी था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलते हुए राजकुमार अब उठ जाते हैं और दिन के उजाले को देख करके कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं जागता रहूं, किंतु इतनी ज़्यादा थकावट थी कि मुझे नींद आ गई थी। ना चाहते हुए भी मेरी पलकें जो हैं वो भारी हुई जा रही थीं और ना जाने कब मुझे नींद ने जकड़ लिया और मैं सो गया। वजीर के लड़के को उस पर क्रोध भी नहीं आ रहा था, दया आ रही थी और कहा कि कोई बात नहीं है। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा कि ईश्वर को धन्यवाद दो कि कोई घटना नहीं हुई है। अनजानी जगह पर आखिर क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। फिर वो तैयार होकर के आगे बढ़ चले। चलते चलते फिर काफ़ी समय हो गया था और आगे उन्हें एक नगर दिखाई दे रहा था। उसे देख करके वजीर के लड़के का जो है वो माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था कि उसे याद था कि परियों ने राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी जो है वो पड़ने वाली है और वह वही नगरी थी। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल जाएंगे, बस्ती में नहीं जाएंगे। राजकुमार ने ठुमक करके कहा, इतने दिनों में हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे थे, जैसे तैसे तो एक अब नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बच करके निकल चलो। ऐसा कैसे हो सकता है कि अब मैं नगर के अंदर ना जाऊं और बच करके किनारे से ही निकल जाऊं। तब राजकुमार की इच्छा के आगे वजीर का लड़का तो उसको तो झुकना ही था, वो झुक गया और दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की बनावट और सजावट को देख करके वे मुग्ध हो जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ ऐसी नगरी देखने के आनंद से तुम वंचित हो जाते। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे कहाँ देखने को मिलते हैं। अपने अपने घोड़ों पर वो दोनों सवार होकर नगर के भीतर बढ़ते गए और अकस्मात भांति भांति के फूलों लताओं से सजे हुए बगीचे उनको दिखाई देते हैं। तरह तरह के उनको महल दिखाई देते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य था। राजकुमार अपने घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगता है। तभी सामने एक घर से एक बुढ़िया दौड़ी हुई आती है। राजकुमार से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगती है। बुढ़िया का रोना रुका तो वह बोली कि मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे। राजकुमार अब भौचक्का सा रह जाता है। यह माजरा क्या है आखिर। इसने मुझे अपना बेटा बताया। उसने बुढ़िया को अपनी बाहों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, पर बुढ़िया ने उसे इतना ज़्यादा जकड़ रखा था कि वह अपने आप
को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। बुढ़िया फिर से बिलखने लगती है। राजकुमार को उस पर दया आ गई और बोला कि तुम चाहती क्या हो आखिर। सिसकते हुए बुढ़िया ने कहा कि थोड़ी सी देर को मेरे घर के भीतर चले चलो। इतना कह करके उसने राजकुमार का हाथ जो है वो पकड़ लिया था। अपना पीछा छुड़ाने के लिए राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। वजीर के बेटे ने मना किया पर वह नहीं माना और उसके साथ में उसके घर जाने लगा। घर के अंदर यानी कि जाने लगता है। उसने वजीर के लड़के से कहा, तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। इतना कह करके वह बुढ़िया के साथ में चल देता है। सामने के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ज्यों ही वे अंदर घुसे, दरवाज़ा बंद हो जाता है। वजीर के लड़के ने दरवाजे पर जा करके उसे खटखटाया पर कोई भी नहीं बोलता है, ना कोई ही आवाज़ आती है। उसने मन ही मन कहा कि यह एक नई मुसीबत सिर पे आ गई है। पर अब हो क्या सकता था, क्योंकि बुढ़िया जो है वो जादूगर नहीं थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिस पर जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए उसने जैसे ही राजकुमार का हाथ पकड़ा, अंगूठी जो है वो उतार ली थी। अब राजकुमार जो है वो उसके बस में था। उसने घर के भीतर जा कर के राजकुमार को मक्खी बना दिया। वो मक्खी जो है जा कर के सामने दीवार पे बैठ जाती है। बुढ़िया ने जादू के जोर पर अपना एक रूप बना लिया था। असल में वह अपने असली रूप में आ गई थी और राजकुमार को भी मक्खी से उसके असली रूप में ले आई थी। हंसते हुए बोली कि दिनों में तुम जैसा आदमी जो है वो मैंने कभी देखा नहीं है। राजकुमार हैरान रह गया था। कहाँ गई वह बुढ़िया जो मुझे यहाँ पर लाई थी? उसकी जगह यह सुंदरी कहाँ से आ गई है? अब राजकुमार जो है वो काफ़ी विस्मित हो जाते हैं। उस युवती को देखता, कभी घर पर इधर उधर निगाह डालता, पर उसकी समझ में आ जाता कि राजकुमार की यह हालत देख करके युवती जोर से हंस पड़ी और बोली, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। आओ मेरे साथ चौपर खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर के कहा कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। युवती ने कहा कि क्यों नहीं रुक सकते हो? राजकुमार ने उसे अपनी सारी बात बता दी कि वो रानी पद्मिनी को ढूंढने के लिए यहाँ से घर से निकला हुआ है। उसे जल्दी से जल्दी सिंघल द्वीप पहुँचना है और वहाँ पहुँच करके पद्मिनी से मिलना है। ठीक है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुरा करके देखा, पर तुम वहाँ पहुँचोगे कैसे? राजकुमार रानी पद्मिनी के चारों ओर की नाकेबंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बन करके कहा कि युवती बोली, पहले तो तुम सिंघल द्वीप पहुँच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ का रास्ता ही अत्यंत कठिन है। अगर किसी तरह पहुँच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकते हो। राजकुमार ने कहा कि मुझे हर हालत में अपनी इस इच्छा को पूरा करना है। यदि मेरा प्राण गए तो जाए, लेकिन मुझे अपने प्राण को पूरा होते हुए देखना है। युवती करुणा से भर उठती है और बोलती है कि नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक काला और एक सफ़ेद बाल देती हूँ। काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आ जाएगी, और यदि सफ़ेद बाल को जलाते हो तो देवों की फौज आ जाएगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो कहोगे वही करेंगे वे। राजकुमार के खोए प्राण वापस आ गए। उस युवती का आभार मानना चाहा, पर उसके मुख शब्द नहीं निकल रहा था। वह चुप रहा। युवती बोली कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें माननी ही होगी। तब राजकुमार ने कहा कि क्या? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर वह क्या चाहती है। तब युवती ने गंभीर होकर के कहा कि तुम पद्मिनी को लेकर जब लौटोगे तो मुझे भी साथ लेकर के चलना। तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। राजकुमार ने बड़े ही सहज भाव से कहा। युवती बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, पर आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उसे बीच में रोक करके राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब मुझे जाने दीजिए। युवती बड़ी ही शरारती भरी आवाज़ से राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, मुझे भी साथ ले चलो। फिर युवती ने कहा कि मैं तुम्हें इस घर में अधिक दिन नहीं रखूंगी, बस
आज की रात, सिर्फ आज की रात मेरे साथ चौपर खेलो। राजकुमार राजी हो गया। रात भर उसके साथ चौपर खेलता रहा। उसने युवती को बार बार हराया, पर हार कर भी युवती दुखी नहीं हो रही थी। उसे पता चल गया था कि राजकुमार की बुद्धि जो है वो कितनी प्रखर है। इससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। सवेरा होने से पहले युवती ने उसे एक डिब्बी में 2 बाल दिए, जैसा कि उसने कहा था। एक बाल सफ़ेद था और एक बाल काला था। उसने अंगूठी लौटा दी और फिर, जाओ, रास्ता कठिन ज़रूर है पर सफलता तुम्हें मिलेगी। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को वहाँ से विदा किया और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। उस एक रात में वज़ीर के लड़के की हालत जो हो गई थी वो वही जानता था। उसे लग रहा था कि अब राजकुमार अंदर ही फंसा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। पर सहसा दरवाज़ा खुला और राजकुमार को बाहर आता देखा तो उसकी जान में जान आई थी, पर अपनी आंखों पर वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका जी भर गया था। वह दौड़ करके राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट करके रोने लगता है। राजकुमार ने उसे ढांढस बंधाया, यानी कि सांत्वना दी और बोला कि मित्र, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूँ कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अगर आदमी का इरादा पक्का हो तो उसे कामयाबी अवश्य मिलती है। उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, वे उसे दूर करके ही रहता है और उसकी बाधाएं सारी दूर हो जाती हैं उसकी हिम्मत के आगे। वज़ीर के लड़के ने कहा, आप सही कहते हो, साधना के बिना सिद्धि नहीं मिलती है। अब उन्होंने फिर आगे का रास्ता पकड़ा। रात होने से पहले उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। सिर पर बड़ी जटाएं थीं, लंबी दाढ़ी, घनी मूछें, भरा हुआ चेहरा। राजकुमार का जो मन है वो रात को वहीं ठहरने का हो जाता है। उसने अपने साथी से सलाह ली कि वह भी राजी हो गया था। राजकुमार ने तब साधु के पास जा कर के कहा कि हम मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो रात को यहाँ पर ठहर जाएं। सवेरे होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। तब साधु बोलता है कि यह तो आश्रम है, यहाँ पर कोई भी रुक सकता है। तुम आराम से ठहर सकते हो और जब तक मन करे तब तक हमारे साथ आप रह सकते हो और जब आपकी इच्छा हो तब आप यहाँ से चले जाना। राजकुमार को यह सुनकर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उन्होंने घोड़े को बांध दिया और आश्रम में एक कमरे में बिस्तर बिछा करके और खा पी करके जब बैठे तो साधु महाराज भी वहीं आकर के बातें करने लगे। साधु बाबा बहुत पहुँचे हुए थे। जब वह बोलते थे ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनके मुख से फूल जो है वो झड़ रहे हों। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हैं? यात्रा का उद्देश्य क्या है? तब राजकुमार ने साधु बाबा से कहा कि वे सिंघलद्वीप जा रहे हैं, वहाँ की राजकुमारी पद्मिनी से मिलने के लिए। और अंत में कहा, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो। बाबा बोले कि मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर वह तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ने के लाने के बराबर लगता है, क्योंकि ये कार्य अत्यंत कठिन है। इतना कह करके बाबा जो है वो चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूति दूंगा जो तुम्हारे कार्य में तुम्हें मदद करेगी और जिसे खा करके तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बाबा उठकर बैठ गए। लौटे तो उनके हाथ में एक भभूति थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल करके रख लेना और किसी को मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूति को ले लिया और अपने पास रख लिया। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता जो है वो साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे कि जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस के साथ में तुम काम करो। यदि आप पूरे साहस से कोई भी कार्य करोगे तो वो अवश्य ही कार्य पूरा होता है। यह जीवन
प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही तो दिया है, जिसके सामने कोई ऊंचा ध्येय नहीं होता है। वह छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहकर अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं। बाबा ने भभूति की डिबिया उसे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। बाबा ने मुंह से निकाले एक एक शब्द के पीछे उनका जो विश्वास था वो और पक्का होता जा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम लोग 3-4 दिन यहाँ आश्रम में विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा कब तक की यात्रा से भी कठिन हो जाए, ताकि तुम लड़ सको। कैसे ताजे होगे तो पहाड़ की चोटी पर सहज ही पहुंच जाओगे। राजकुमार को जल्दी थी, उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात को मान लिया था। फिर उसने राजकुमार को समझाया। अब राजकुमार भी समझाने पर सहमत हो गया था, इसलिए वे लोग वहाँ पर 3-4 दिन रुकने का इंतज़ाम करने लगे। वे लोग आश्रम में 4 दिन तक रहे। इस बीच में बाबा छाया की भांति उनके साथ में रहता था। उसके पास अनुभव का अनंत भंडार था। उसका लाभ वह उन दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर दे करके कहा कि अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़तापूर्वक डटे रहना, तब तुम्हें कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन में से इतना मिला था कि वे कृत्य हो गए थे। अपने उद्देश्य की सफलता से अब उन्हें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा था। आश्रम से वे बड़े तड़के वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अभी उनकी मंजिल काफ़ी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ गया था, सूरज सिर पर आ गया था। तब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया और भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले थे। दिन अब ढलने लगा था और वे चलते ही जा रहे थे। उन्हें विश्राम करने की इच्छा होने लगी थी। वह अपनी चादर फैलाने लगा था। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वर भाटा जो है वो उठ रहा था। उनके मन में तरह तरह की बातें आ रही थीं। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर के बैठ जाते हैं। उसमें बातें होने लगीं। राजकुमार पक्षियों की भाषा जो है वो जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है कि वे तोता मैना जो हैं, जो पक्षी आके पेड़ पे बैठे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं। तब तोते ने कहा कि मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूँ या पर बीती कहूँ। तब तोते ने कहा कि आप बीती तो रोज ही सुनते रहते हैं, आज पर बीती कहो। मैना बोली, उस नगर के राजा के एक लड़की है, वो बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही भली है और बहुत ज़्यादा भोली भाली है। तोते ने उसकी बात काट करके शरारत भरे स्वर से कहा, तुम जैसी मैना शर्मा कर के बोलती है, तुम्हें हर घड़ी मजाक सूझता है क्या? तब तोते ने कहा, अच्छा फिर अपनी बात कहो। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार हैं। दुनिया भर के वैद्य जो हैं वो उनका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं होती हैं। बेचारा राजा अत्यंत परेशान है, क्योंकि वो जो राजकुमारी हैं वो उनकी इकलौती औलाद हैं। तोते ने कहा, यह तो बहुत हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित होकर के स्वर में कहा, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहाँ एक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देता है, स्वस्थ कर देता है, वो उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। राजकुमार को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य जो हैं वो आ रहे हैं, पर कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा है। राजा निराश हो गया था। इतना कह करके मैना की आवाज़ जो है वो रूंध जाती है, यानी कि दुखी हो जाती है वो। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी तो दूर करने का क्या रास्ता है कोई? अगर हो तो बताओ। मैना ने कहा, रास्ता है, अगर इस पेड़ की जड़ ले जाएं और उसे घिस करके पानी में मिला करके राजकुमारी को पिला दें तो उसका जो रोग है उस रोग से उसे मुक्ति मिल जाएगी। यह करके मैना मौन हो जाती है और तोता भी कुछ नहीं बोलता है। पर राजकुमार उठा, उसने अपने
भाले से एक और मिट्टी खोद करके पेड़ की थोड़ी सी जड़ जो है वो काट ली और आकर के अपने बिस्तर पे लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे, तैयार होकर के आगे बढ़ने लगे। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना जो है वो तोते से कर रही थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी, यानी कि जो अलाउंस होता है जैसा वैसा हो रहा था कि राजकुमारी को यदि कोई ठीक कर देगा तो उसे राजकुमारी ब्याह दी जाएगी, राजा उसे राजकुमारी को ब्याह देंगे और अपना आधा राज्य दे देंगे। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा, पर वह कहाँ मानने वाला था। वो तो था ही ज़िद्दी और अपने मन की करने वाला। फाटक पर चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा कि मैं राजकुमारी का इलाज करने के लिए आया हूँ। मेरे पास राजकुमार की बीमारी का इलाज है। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज नहीं कर सके हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी ले करके उसमें जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। होठों पर पानी लगा ही था कि राजकुमारी के बदन में हलचल होने लगती है। तब राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला और थोड़ी देर में राजकुमारी ने अपनी आँखों को खोल दिया था। यह देख करके राजा जो है अत्यंत प्रसन्न होता है, उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया होता है। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठ करके बैठ जाती हैं और चलने फिरने लगती हैं। अपनी शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और आधे राज्य को ग्रहण करो, यानी कि मैं अपनी बेटी का विवाह करके तुम्हें अपना आधा राज्य सौंपता हूँ। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता जाहिर करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजा प्रतिज्ञा को सुन करके कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटोगे तो मेरी बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यही राज करना। सारे नगर में शोर मच गया था कि प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया था। राजा ने बड़ी ही कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े ही मान सम्मान के साथ में राजकुमार को विदा देते हुए कहा कि यहाँ से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते हुए जाना, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगा करके कहा कि ये जो चमत्कार हुआ है ये किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार तुमने राजकुमारी को जीवित किया है, तुम्हारे पास औषधि कहाँ से आई। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना कह सुनाई। इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो ही जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और न ही यह करिश्मा होता। हमें तोता मैने का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल जाती है जिसके बारे में राजा ने राजकुमार से विवरण किया था, जिसके में बाबा जो हैं वो बैठे हुए होते हैं और राजकुमार घोड़े से उतर करके उनके पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो जाता है। बाबा आंखें बंद किए हुए वहाँ पर बैठे थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली। जिज्ञासा भाव से कहा कि कैसे हो। राजकुमार ने सारा हाल सुना करके कहा कि राजा ने कहा है कि मैं आपके दर्शन करते हुए यहाँ से निकलूं। बाबा बोले, वत्स, तुमने बड़ा कठिन और जोखिम भरा काम उठाया है अपने जिम्मे। राजकुमार ने कहा, बाबा, काम कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है और किसी भी कठिन कार्य को करना कभी असंभव नहीं होता है यदि इंसान कोशिश करे तो। लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए होता है। बाबा की आंखें जो हैं वो चमक उठती हैं और बोलते हैं कि तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचते हैं वह आदमी कैसे होते हैं। कुछ रुक करके उन्होंने कहा, अब तुम सिंघल द्वीप के पास पहुंच ही गए हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक महासागर को पार करना होगा। वह कैसे कर पाओगे। राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई दी और बोला, बाबा, जो शक्ति
मुझे यहाँ तक लेकर के आई है, वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी अवश्य पार कराएगी। मैं कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकाल लूँगा। बाबा ने विभोर होकर के कहा, शाबाश वश, आदमी तो निमित्त है काम के, शक्ति ही करती है। इतना कह करके बाबा जो है वो एक खड़ाऊँ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहते हैं कि इन्हें पहन करके तुम समुद्र को सहज ही पार कर जाओगे और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ रहेगा इस खड़ाऊँ के रूप में। राजकुमार ने कहा। आदर भाव से राजकुमार ने बाबा के चरणों में सिर रख दिया और बाबा ने उसकी पीठ को थपथपा करके उसे आशीर्वाद दे करके वहाँ से विदा किया। घोड़े पर सवार होकर के जब ये दोनों आगे बढ़े, उनकी एक विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता थी, पर सहसा यह चिंता ने राजकुमार को आ गिराया था कि खड़ाओं की मदद से सागर पार कर लेगा वो, लेकिन उसके साथ में उसका साथी है, उसका क्या होगा। उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेली ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट करके नहीं आऊँगा तुम यहीं पर हमारा इंतज़ार करना और यहीं पर रुके रहना। वजीर का लड़का हैरान हो गया, यह कैसे होगा? अकेला राजकुमार कैसे उसके किले को फतह कर सकेगा? अब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बताते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है, किंतु तुम इस समुद्र को कैसे पार कर पाओगे मेरे साथ, इसलिए तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। फिर इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। राजकुमार का मन परेशान था, वजीर का भीतर ही भीतर अत्यंत परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो मैं राजा को कैसे मुँह दिखाऊंगा, आखिर यहाँ से किस प्रकार जाऊंगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था, साथी का दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई देता है और वे बड़ी बड़ी लहरें उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। तट पर पहुंच करके दोनों घोड़े से उतर पड़े और सागर की विशाल काय को देखने लगे। आगे दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठने के बाद में राजकुमार ने अपने घोड़े को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते हुए आंसुओं को पोंछ करके उसे सीने से लगाया, यानी कि उसको अपने गले से लगा लिया और सूर्य की प्रथम किरणों के फूटते ही पैरों में खड़ाऊँ पहन करके सागर के तट पर जा कर के खड़ा हुआ। उसके बाद जब ही पानी में पैर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है कि जैसे वो धरती पर खड़ा हो। पानी का उसे अनुभव ही नहीं हो रहा था। फिर तो वह एक एक कदम आगे रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह इस प्रकार कैसे चल सकता है, उसे समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे राजकुमार आँखों से ओझल हो गया था। राजकुमार का वह बुरा दिन सागर पर चलते चलते बीता, मतलब पूरे दिन वो सागर पे चलता रहा। समुद्र की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मछलियाँ, दूसरे जीव जंतु आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे और दूर भाग जाते थे। कोई भी उसको छू नहीं पा रहा था। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र उसे अंत दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि समुद्र तो बहुत विशालकाय होता है। पूरा दिन पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा जो है वो दिखाई पड़ा। वहीं था सिंघल द्वीप पर, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। जिन रानी पद्मिनी को ढूंढने के लिए उस भूमि को देख करके वह रोमांचित हो उठा था, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि उस महल के, मतलब उस नगर के आसपास काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। राजकुमार ने भभूत की डिबिया खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देखता था कि लेकिन उसे कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच में पहुँच गया था। राक्षस अत्यंत डरावने दिख रहे थे। उनके रूप रंग चेहरों को देख करके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसके हाथों में हथियार देख करके प्राण
सूख जाते थे वे इतने भयानक दिख रहे थे। राजकुमार उन सबको देखकर सकबका रहा था। हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने बाबा की दी हुई भभूत को खा लिया था। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह पहले शहर का एक चक्कर लगा ले, जैसे उसे पता चल जाए कि शहर में क्या है, आगे का क्या कार्यक्रम वो तय करे। वह शहर में खूब घूमा। पद्मिनी ने महल पर भी गया था। उसे अपने को भूल गया। ऐसा अनुपम नगर तो उसने कभी पहले देखा ही नहीं था। जगह जगह हरी हरी दूब के कालीन बिछे हुए थे और रंग बिरंगे फूलों से सारा महल, सारा शहर महक रहा था। जगह जगह गुलाब जल के फव्वारे लगे हुए थे। सड़कें बड़ी ही साफ़ सुथरी थीं, गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं था। राजकुमार जो है यह सब देखता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है उस नगर पे। वो नगर इतना अप्रतिम, इतना सुंदर था, जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। वह घूमता रहा। अचानक उसे ध्यान आया कि वह तो अदृश्य है, उसे तो कोई देख भी नहीं सकता है, पर उसने असली रूप में कैसे आएगा, यह सोच करके उसका मन जो है वो बेचैन हो उठा। अब वह क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी कि अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आया जिन्होंने भभूत की डिबिया दी थी। तभी उसे दिखाई दिया कि बाबा उसके जो है वो सामने खड़े हुए हैं। जब उनने बाबा का ध्यान किया तो वह कह रहे थे कि यह ले तुम्हारी दूसरी डिबिया, जिसके भभूत को खाते ही अपने असली रूप में तुम आ जाओगे। राजकुमार ने खुश होकर के दूसरी डिबिया ले ली। अब जो बाबा थे वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी कि उसको दिखाई देना बंद हो जाते हैं। कह गए थे कि दूसरे डिबिया का इस्तेमाल होशियारी से करना। यदि लोगों ने देख लिया तो राक्षस जो वहाँ के थे, जो यानी कि पहरेदार थे, वो उसको कच्चा ही खा जाते। अब राजकुमार ने आगे क्या करना है इस बारे में वह सोचा। सोचते सोचते उसने काला और सफ़ेद बाल निकाला। पहले उसने काला बाल जलाया। उस बाल का जलना था कि राक्षसों की जो फौज थी वो आकर के उसके पास खड़ी हो जाती है। उसने आदेश दिया कि पहरे के राक्षसों को खत्म कर दो। फिर देखते ही देखते क्या था, सारे राक्षस जो पहरा लगा रहे थे वो धराशायी हो जाते हैं। उसके राक्षसों की फौज ने उन्हें मार दिया था। उसने थोड़े से राक्षसों को रोककर शेष को विदा कर दिया। इसके पश्चात उसने सफ़ेद बाल जला करके देवों को बुलाया और कहा, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा हुआ एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक ही बार में बड़ा ही सुंदर जहाज खड़ा हो गया, जिसमें काफ़ी हीरे जवाहरात, मणिक, रत्न जड़े भरे हुए थे और तरह तरह के आभूषण भी थे। आभूषण एक से बढ़कर एक थे। बिल्कुल अप्रतिम, देखने लायक बनता था वो दृश्य। यह सब होते ही नगर भर में खबर फैल गई कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। लोग अचंभे में रह गए थे कि ऐसा एकदम कैसे हो गया, लेकिन उनके सामने सौदागर जो है वो मौजूद था राजकुमार के रूप में। उनके पास बेशकीमती आभूषण का भंडार था। यह खबर उड़ती उड़ती राजमहल में जा पहुंची पद्मिनी के पास। यह सब सुना तो उसका मन जो है वो मचल उठा। उस सौदागर से मिलने के लिए, उस मड़माड़ी के भरी हुई नाव को देखने के लिए, जहाज को देखने के लिए बोली कि उसको हमारे सामने लाओ। तुम पद्मिनी के दूत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंचते हैं। पद्मिनी का संदेश कह सुनाते हैं उस राजकुमार को। राजकुमार तो यही चाहता था, उसने इसीलिए तो इतना सब कुछ किया था। वह पद्मिनी से मिलने महल में पहुंचा। पद्मिनी एक सजे धजे कक्ष में सिंहासन पर विराजमान थी। राजकुमार जैसे ही कक्ष में पहुंचा तो देखता ही रह गया कि उसने उसका अभिवादन किया। पद्मिनी ने उसे बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया तो पद्मिनी ने पूछा कि हे सौदागर, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे पास इतने मड़माड़िक के कहाँ से आए हैं? राजकुमार एकटक उसकी ओर देखता हुआ बोला कि मैं स्वर्ण भूमि से आया हूँ। पद्मिनी, वह क्या करते थे? वहाँ क्या थे? तुम क्या करते थे? राजकुमार, जी मैं हीरे जवाहरात का व्यापारी हूँ। पद्मिनी ने थोड़ा गंभीर होकर के कहा, यह कैसे हो सकता है? राजकुमार, सुना था पर आभूषणों और हीरे जवाहरात की पारखी और प्रेमी हो आप।
पद्मिनी, तो तुम कुछ आभूषण लाए हो क्या? राजकुमार, जी हाँ, ज़रूर लाया हूँ आपके लिए, आप देखेंगी? पद्मिनी ने कहा। राजकुमार ने सहज भाव से कहा, समुद्र के किनारे पर मेरा जहाज खड़ा हुआ है। पद्मिनी ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुम उन्हें मुझे दिखा सकते हो क्या? राजकुमार, अवश्य, तो यहाँ इसलिए आया हूँ। पद्मिनी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, कल मेरा दूत तुम्हारे पास आ जाएगा, उसके पास बहुत कुछ बढ़िया आभूषण तुम लेकर के आ जाना। राजकुमार ने पद्मिनी से विदा ले ली, लेकिन उसके रूप में इतना मोहित हो गया था कि अपनी सुध बुध खो बैठा था, क्योंकि वो जो पद्मिनी थी वो अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत मोहक था उसका दृश्य, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो सुंदर लगती थी। वह मुड़ मुड़ करके उसको पीछे देखता रहा, यानी कि घूम घूम के उसके चेहरे को, उसके रूप को निखारता रहा। तभी देखता क्या है कि खड़ाऊँ वाले बाबा उसके सामने खड़े हैं और उसकी ओर देख रहे हैं। बाबा बोले, क्या तुम अपना उद्देश्य भूल गए हो? ऐसी जगह देर तक अच्छा नहीं होता है रुकना, कौन जाने क्या मुसीबत सिर पर आ जाए। यह चेतावनी देकर के बाबा जो हैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजकुमार सिर झटक करके उठा, उसने अलमारी खोली, उसमें से आभूषण निकाले, उसने ऐसे आभूषण चुने कि उसको देख करके जो रानी पद्मिनी हैं वो रीझ जाएं। राजकुमार आभूषण चुनने के बाद उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सवेरा हुआ, दोपहर हुई, पर कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आया। उसके जो आभूषण थे उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। राजकुमार ने समझ लिया था कि पद्मिनी जो है वो उसे भूल गई है। शाम को जब वह निराश हो गया तो बड़े सपाटे से दूत आया और उसे तत्काल रवाना होने को कहा। वह तो सवेरे से ही जो है वो बैठा हुआ था। राजकुमार दूत के साथ में अपने आभूषणों को लेकर के चल देता है। जब वह महल में पहुंचा, पद्मिनी उसका इंतज़ार कर रही थी। आज वह दूसरे कक्ष में थी, जिसमें चारों ओर से शीशे लगे हुए थे। पिछले दिन की तरह पद्मिनी ने राजकुमार ने एक दूसरे का अभिवादन किया। राजकुमार ने आभूषण दिखाने शुरू कर दिए थे। पद्मिनी एक एक आभूषणों को हाथ में ले करके अपने शरीर में लगा के शीशे में देखती थी कि उसके ऊपर वो आभूषण कैसा लगता है, शोभा पा रहा है या नहीं, और जो उसे पसंद आता था उसे एक और रख देती थी। कभी कभी वह राजकुमार की सलाह भी लेती थी कि उसके ऊपर वो आभूषण अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। आभूषणों को देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी, तो पद्मिनी ने कहा, अब हम कल देखेंगे। बड़े अनमने भाव से राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसा कीजिए, आपको अगर कल आभूषण देखना है तो कल देखिएगा। राजकुमार वहाँ से अपने जहाज़ में लौट आया और अगले दिन की तैयारी करने लगता है। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीज़ें निकाली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी को वो आभूषण जो उसने निकाले हैं वे अवश्य ही पसंद आएंगे, वे इतने आकर्षित थे। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया था और दोपहर होने से पहले ही वह महल पहुंच गया था। पद्मिनी इन आभूषणों को देख करके चकित रह गई थी। उसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे, इतने अप्रतिम और सुंदर थे वे आभूषण। उसमें से उसने ढेर सारे आभूषण पसंद कर लिए थे। जब वह उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे धतूरे हैं। थोड़ी जोड़ीदार आभूषणों में अधिकांश एक एक हैं। तब पद्मिनी ने कहा, यह क्या है राजकुमार, अभी तो जहाज़ पर आभूषणों का भंडार पड़ा है। मैंने सोचा कि जब आप अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींच कर कहा, यह तुमने क्यों सोचा? राजकुमार, इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लो। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज़ पर जा कर के पूरे भंडार को देख लो कि मेरे पास कितने और कितने अप्रतिम कीमती आभूषण हैं। जो आपको पसंद आए आप उन आभूषणों में से अपने लिए आभूषण ले सकती हो। इसलिए और वह जहाज़ पर जाने के लिए राजी हो गई। नियत समय पर जहाज़ पर आई। वहाँ आभूषणों का भंडार था। उन्हें देखने से पद्मिनी इनमें लीन हो गई थी और इस समय को ही नहीं अपने को भूल गई थी। वह
काम निपटा करके जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा कि अब आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर के बोली। क्यों? राजकुमार ने कहा, क्यों, क्या देखती नहीं हो कि क्या जहाज जो है वो कहाँ पर आ गया है? और आभूषणों को देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी आपको, और ये जहाज़ चल रहा है। हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज़ सचमुच चल रहा है। हमारे गुस्से के उसका चेहरा जो है वो तमतमा उठा और बोली, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा और बोला, पद्मिनी जी, हम सिंघल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल चुके हैं, तो आपके जो सैनिक हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पद्मिनी को लेकर के जहाज़ चल पड़ा था। पद्मिनी मछली की तरह छटपटाने लगी थी, एकदम तड़फड़ा रही थी। उसके चेहरे का रंग जो है वो फीका पड़ गया था। राजकुमार ने कहा, घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर के आखिरी तक की सारी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी अब राहत की सांस ले रही थी और काफ़ी हद तक अपने आप को सहज महसूस कर रही थी। और फिर बोली, इसके लिए इतना कपट करने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम मुझे कहते अपने साथ आने को तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चली आती। राजकुमार, कपट नहीं होता है तो क्या तुम राजी से आ जाती? पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया, पर जो होना था वो तो हो चुका था। अब राजकुमार जहाज़ तेज़ी से आगे बढ़ा रहा था। अचानक जहाज़ बड़े ज़ोर ज़ोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर के राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी ही देर में शांत हो जाएगा। और तूफान का वेग बढ़ता ही जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें उठ करके जहाज़ से टकराने लगी थीं। जहाज़ जो है वो डगमगाने लगा था। इससे राजकुमारी अत्यंत, यानी कि जो रानी पद्मिनी थी, वे अत्यंत डर रही थी, क्योंकि उन्हें किसी खतरे की आशंका हो रही थी। वह राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें भरोसा दिया कि उनका नहीं बिगड़ेगा। फिर हंस करके राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मेरे कंधों पे है तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेदारी। राजकुमार उसे दुलराता हुआ तूफान का वेग धीरे धीरे शांत हो जाता है। पद्मिनी तन मन से बेहद थक गई थी और वहाँ पर सो जाती है वो। राजकुमार की आंखें जो हैं वो नहीं लगती हैं। उसे अत्यंत धीमा सा बिल्कुल स्वर सुनाई देता है। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर यह स्वर किसका था? आखिर कौन था वो? ये सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। आपको कहानी कैसी लगती है अवश्य बताएं हमारे बॉक्स में कमेंट्स करके। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई, इसीलिए आप लोगों के साथ तो दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों आज की कहानी रानी पद्मिनी की पार्ट 2 है। पता चला कि एक तोता एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात फिर से दोहराई कि आप बीती कहूँ या परवीती। तब तोता बोला, परवीती। मैना ने कहा कि क्या कहूँ, चारों तरफ बहुत दुख ही दुख है। तब तोते ने कहा कि इस जहाज़ पर 2 बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय, मैना एकदम से खामोश हो जाती है। फिर उसने कहा, इनकी सांसें गिनी चुनी हैं बेचारे। तोते ने कहा, रुक रुक कर क्यों बोलती हो मैना, साफ साफ कहो ना कि इन्हें क्या होने वाला है। तब मैना ने कहा, सवेरे यह जहाज़ किनारे पर लग जाएगा, वहाँ पर वजीर का लड़का इस राजकुमार को मिल जाएगा। फिर ये दोनों को ठहरने की व्यवस्था के लिए एक घर की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर जो है वो ढह जाएगा, यानी कि जिस घर में ये रहेंगे वो गिर जाएगा, इससे ये दब जाएंगे। तोते ने कहा, यह तो बड़ा बुरा होगा मैना, अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं हो सकता है क्या? तब मैना कहती है,
मैना ने कहा कि ये वजीर के लड़के की बात ना माने और उसके घर ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये उस घर में ठहरे तो इसके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने कहा, इसके बाद तो खैरियत है ना? मैना ने कहा, कहावत है कि मुसीबत अभी अकेले नहीं आती है, मतलब कभी भी अकेले एक मुसीबत नहीं आती है, इसकी मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। ये जहाँ ठहरे कि वहाँ भी एक मुसीबत इसका पीछा कर रही होगी, मतलब ये जहाँ भी रुकेगा इसके पीछे पीछे हमेशा इसके साथ साथ मुसीबत चलने ही वाली है, इसकी मुसीबत ख़त्म नहीं होगी। तोते ने अधीर होकर के पूछा कि वह का क्या? मैना ने कहा, सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपनी जूती में पैर डालेगी उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला, हे भगवान, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? यानी कि जब वो पैर डालने वाली होगी, क्या उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है कि सांप उसको ना काटे? मैंने ने कहा, रास्ता सब चीज़ों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो राजकुमार से पहले उठे और सांप को मार करके निकल ले। तोते ने पूछा, वहाँ से बचने के बाद फिर तो कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी इनके रास्ते में? तो मैना ने कहा कि एक बाधा और है। वह क्या है? मैना ने कहा, ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वह उड़न खटोला ऊपर जाकर के ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद में ये नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि इनको वहाँ पे उड़ने की फिर जगह नहीं होगी। अगर उड़न खटोला गायब हो जाएगा तो ये नीचे गिरेंगे ही, उसमें ये दोनों मर जाएंगे। तोते ने कहा, तुम्हारी यह बातें सुन करके मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इस आफत से बचने का कोई मार्ग है क्या? मैना ने कहा, अगर कोई सुनता हो तो इस खटोले में जो आने वाला है आगे उड़न खटोला, उनमें इन्हें बैठने ही ना दे। इन सब बाधाओं से पार हो जाने पर इनकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद होगा। यदि ये इन तीनों बाधाओं को जीत लेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ऊपर से आने वाली आपदाओं से वह सिहर उठा था, मतलब उसके ऊपर जो आपदा आने वाली थी उससे वो परेशान हो गया था, बेचैन हो गया था। पर बचने के उपाय जान करके उसे खुशी प्राप्त हुई थी। उसने मन ही मन मैना का उपकार माना और सवेरे होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए थे। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज़ किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का जो है वो वहीं पर उपस्थित था और राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे दुख सुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया था। वजीर का लड़का पद्मिनी को देख करके गदगद हो जाता है। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ पहुँचने पर राजकुमार को मैना की जो बात है वो याद आ जाती है। राजकुमार ने कहा, हमें यहाँ पर नहीं ठहरना है और कोई भवन देखो तो मैं वहाँ पर रुकूंगा। वजीर के लड़के ने कहा, आपके आने से पहले यहाँ के सारे भवन देख चुका हूँ मैं। यह सबसे अच्छी जगह है जहाँ पर मैंने आपके रुकने की व्यवस्था की है। पर राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा, फिर वे सो जाते हैं। ये रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। वजीर का जो लड़का था वो उठ करके बाहर आ जाता है तो देखता है कि पहला भवन गिर करके मिट्टी में मिल गया है, यानी कि जिस भवन में वो पहले ठहरने वाले थे वो भवन अब ढह चुका था। उसी की आवाज़ थी। उसने राजकुमार की दूरदर्शिता की मन ही मन प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई थी, लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा और भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विशाला सांप आता है और कुंडली मार करके रानी पद्मिनी के जूते में बैठ गया होता है। राजकुमार तो चिंतित होकर के उस घड़ी की प्रतीक्षा ही कर रहा था, जैसा कि उस तोता मैना की बातों से उसे मालूम पड़ गया था। उसने तलवार निकाल करके उस सांप के 2 टुकड़े कर डाले और बाहर फेंक करके पद्मिनी को उठने की राह देखने लगा, यानी कि जब पद्मिनी उठती तब उनको वो जूती पहनने के लिए देता। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उनकी थकान दूर हो गई थी और उनके चेहरे की कांति भी लौट आई थी। उसने मुस्कुरा करके राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्कुरा करके उसके पास गया और उसके मुलायम बालों को सहलाता हुआ पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी।
जब राजकुमार उसके बालों को सहला रहा था तो कि उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और वीर व्यक्ति मिला है जो दूरदर्शिता के बारे में भी जानता है, यानी कि दूरभाषी है। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवा भी लिया, लेकिन राजकुमार ने उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया कि वो उड़न खटोले में रानी के साथ में, मतलब पद्मिनी के साथ में नहीं बैठेगा। वजीर के लड़के को बड़ा ही बुरा लगा। तब राजकुमार ने उसे जहाज में तोते और मैना द्वारा की गई बात को बताया। तब वजीर का लड़का समझ गया कि राजकुमार ने वजीर के लड़के को राजगढ़ दिया है, यानी कि वे घोड़े पर सवार होकर के आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर के जो उड़न खटोला था वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसमें बैठे सभी लोगों की जान जो है वो चली जाती है। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी जो है वो कितनी सच थी। राजकुमार ने कहा कि पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चलेंगे जिन खड़ाओं को पहन करके मैंने सागर पार किया था, जिससे जो सागर का पानी है वो धरती के समान हो गया था और मैं उस पर चल करके पार होकर के तुम्हारे महल तक पहुंचा था। वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उसे विशाल सागर को कैसे पार किया था, क्योंकि सागर तो बहुत बड़ा था। अब उसका भेद खुल गया था कि उसने सागर को कैसे पार किया था। बाबा का आश्रम अब कुछ ही दूरी पर था। राजकुमार ने कहा, हमें देर भले हो जाए पर हम रुकेंगे नहीं। बाबा के आश्रम में ही अंत में आसमान जब टिमटिमाते हुए तारों से जगमगा उठा तो वे आश्रम में पहुंच गए थे। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहा था, जैसा कि उसने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तो वो उसी तरह से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, तुम लोग बड़ा सफ़र करके आए हो, थक गए होगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम में ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहाँ के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रमा गया था कि जब विदा होने का समय आया तो वो रोने लगी, यानी कि वहाँ पे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बाबा का भी दिल भर आया था। उन्होंने कहा, पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी चाहे तब यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर जितने दिन चाहे उतने दिन तुम रह सकती हो। तब ये कह करके उन्होंने वहाँ से विदा लिया। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊ लौटा दिया था और उसका आशीर्वाद लेकर के अब वे आगे बढ़े। राजगढ़ अभी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष के जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उसे आग्रह किया था कि वे उसकी घोषणा के अनुसार उसकी पुत्री का वरण करे और उसका आधा राज्य ले लें, यानी कि उसकी पुत्री से विवाह करके उस राज्य की आधी संपत्ति का वो मालिक बन जाता राजकुमार। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया था और कुछ समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए थे। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुआ और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो उनका मन जो है वो गद्गद हो गया, यानी कि प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गए वे। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया, जैसा कि उसने पहले शर्त रखी थी कि जब उसकी बेटी को कोई ठीक कर देगा तो उसी के साथ वो उसका विवाह करके आधे राज्य को दे देगा। तो राजकुमार ने सहज ही उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने से मना कर दिया कि वो उनका आधा राज्य नहीं लेगा। राजकुमार ने एक दिन वहाँ ठहर कर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर के, यानी कि अपनी नवविवाहित पत्नी को साथ लेकर के राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उसका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का काफिला उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी लोग प्रकृति नज़ारा देखते हुए अब आश्रम के नज़दीक पहुंच रहे थे। आश्रम से कुछ ही दूर वे घोड़े से उतर गए और पैदल वहां से पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधों को पानी दे रहे थे। राजकुमार और
उनके साथ एक गौरंगा महिला को देख करके वे समझ गए कि यही रानी पद्मिनी है। यानी कि रानी पद्मिनी जो थी उनकी इतनी सुंदर आभा थी, इतनी सुंदर थी वो कि उनको देख करके ही समझ गए कि यही रानी पद्मिनी है। एक दूसरी राजकुमारी और भी थी। उन्होंने उसका स्वागत किया, अंदर आश्रम में ले गए। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मशाला को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग राजकुमार की राह देख रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। अब वो लोग अपने राज्य के लिए आगे बढ़े। काफ़ी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगीं तो राजकुमार ने कहा, यह लो आ गई वह नगरी जहाँ मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुन करके पद्मिनी के चेहरे का जो रंग था वो काफ़ी फीका पड़ गया था। यह देख करके राजकुमार ने कहा, पद्मिनी डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर भेज वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उस घर में के बाहर बुढ़िया ने युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़ करके उनके पास आई। यानी कि जहाँ पर बुढ़िया मिली थी उस जगह पे युवती मिलती है और वो राजकुमार के पास दौड़कर आ जाती है। उसका चेहरा जो था वो खिल रहा था राजकुमार को देख करके और बोली कि मैं कब से आपकी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देख करके कहा, वाह यही है ना पद्मिनी जी, आओ बहन अपने घर में आओ। फिर उस युवती ने उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। तरह तरह के पकवान व्यंजन बना रखे थे उसने, वो उन लोगों को खिलाए स्वागत में। और फिर सब लोगों ने उसी रात को वहाँ पर गुजारा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर के घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़ करके उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। उसे आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। मतलब राजकुमारी और वो युवती और पद्मिनी, राजकुमार साथ में राजकुमार का दोस्त, सभी आगे बढ़ने लगे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया, एक छायादार वृक्ष के नीचे डेरा डाल दिया और वहीं पर वो लोग विश्राम किए, भोजन करने लगे क्योंकि उनको देर हो चुकी थी। जंगल से होते हुए चल दिए। अब जंगल पार किया, दिन ढलने को हो गया था। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाग अधिक दूर नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा था। राजकुमार जैसे ही फाटक के अंदर गया, फाटक बंद हो गया था। लेकिन इस बार राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ के पीछे छिपने की आवश्यकता नहीं थी। पर यहाँ आई हो राजकुमार से मिलने। फिर राजकुमार ने रानी पद्मिनी का सभी से परिचय करवाया कि यही रानी पद्मिनी है जिनको लाने के लिए मैं गया था। यहाँ भी राजकुमार 2 दिन तक रुका और तीसरे दिन परी राजकुमारी के साथ लेकर के चल दिए इसके राज्य की ओर, अपने राज्य की ओर। अब राजकुमार अपने राज्य की सीमा में पहुँच गए थे। वजीर का लड़का पहले पहुँच गया था। उसने राजकुमार के आने से पहले स्वागत की अच्छी तैयारी कर ली थी। राजकुमार जैसे ही अपने महल में पद्मिनी के साथ प्रवेश करते हैं, वैसे ही आगमन के उपलक्ष्य में तरह तरह के बाजे गाजे, तमाम बधाई वाले तमाम लोग सब खुश होकर के फूल बरसाने लगते हैं। तरह तरह के स्वागत की तैयारी होने लगती है। मतलब खूब स्वागत किया जाता है भव्य तरह से। राजा ने आकर के राजकुमार को अब गले लगा लिया था और मन ही मन उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का स्वागत महल में देख करके सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षण भर के लिए याद आ रहे थे कि वो अपने महल में किस प्रकार रहती थी और यहाँ पर उनका कितना भव्य तरह से स्वागत किया गया है, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थी। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने से थोड़ा सा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों की आंखें आंसुओं से बहने लगी थीं। भाभी कुछ कहे उससे पहले ही राजकुमार ने कहा कि भाभी, मैं तुम्हारा एहसान
कभी भी नहीं भूलूंगा। ना ही आप इस तरह की बातें करती और ना ही मैं रानी पद्मिनी को लाने के लिए जाता। यदि आपने इस तरह का उलाहना ना दिया होता तो आज हीरे जैसी राजकुमारी कैसे मुझे मिलती। भाभी के मुख से बस यही बात निकली। तुमने पद्मिनी को ला करके महल को जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार ने विवाह की तैयारी की गई। यहीं पर धूमधाम से राजकुमार, राजकुमारी और रानी पद्मिनी का विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर के एक राजकुमारियां मिल गई थीं। प्रजा आनंदित थी, राजा अत्यंत प्रसन्न था और सभी अब अपने अपने स्थान पर आराम से रहने लगे थे। राजकुमार का जीवन अत्यंत खुशहाल हो गया था और राजा की हर जगह प्रशंसा हो रही थी, क्योंकि उसकी जो बहू थी वो रानी पद्मिनी थी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की अलग अलग कहानियों के लिए।